इंडस्ट्रियल एरिया विकसित होने के लिए महादुला, कोराडी, नारा नारी और खसड़ा मसड़ा, भिलगांव, वांजरी वांजरा, ये सब काश्तकारों की जमीन एक्विजिशन की गई थी। अच्छा। वो काश्तकार बेचारे लंग है, रोड पे घूम रहे हैं। अच्छा। और वो एक्विजिशन के माध्यम से ली हुई जमीन सरकार ने वो धीरे धीरे बिल्डरों पे जा रही है। चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर तरफ राजनीति का ये जो महाराष्ट्र में गर्मा गर्म माहौल चल रहा है, इसी कड़ी में आज हमारे साथ माजी नगर सेवक जो उत्तर नागपुर से आते हैं और नागपुर और साथ ही साथ महाराष्ट्र के सारे मुद्दों को एक तरीके से अपनी नज़र बनाए रखते हैं, मनोज सांगोड़े साहब माजी नगर सेवक है और उत्तर नागपुर में ये जो एक जाना पहचाना नाम है। आपका स्वागत है, बहुत आवाज़ इंडिया। जय भीम भाऊ। हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमेशा नागपुर की सारी विधानसभा में उत्तर नागपुर की जो विधानसभा होती है, ये अपनी शैली के लिए, अपने मतदाता के लिए हमेशा से एक तरीके से परिचित होती है पूरे महाराष्ट्र में। जैसा नितिन गडकरी का हम जो लोकसभा में देखते हैं, वहीं से वो उत्तर नागपुर से पिछड़ गए थे और कांग्रेस के जो विकास भाऊ ठाकरे थे, उन्होंने वहाँ पर एक तरीके से अग्रसर की भूमिका और एक तरीके से सामने की बढ़त बनाई थी। तो ऐसा लगता है कि कोई शक्ति या उत्तर नागपुर को हमेशा से दुय्यम स्थान पर रखती है, जैसा पश्चिम, दक्षिण और हम बाकी की जो नागपुर जिले की विधानसभा देखते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप विगत इतने सालों से उत्तर नागपुर या फिर नागपुर की राजनीति में अग्रसर है, क्या लगता है आपको? इच्छा शक्ति काम करने की रही तो आदमी कैसा भी काम करता है। आपने देखे होंगे, आप भी मेरे एरिया के तरफ ही रहते हो तो आपको मालूम है, इच्छा शक्ति रही तो कोई भी अच्छे से काम कर सकता है। मैंने मेरे जीवन के अंदर में मेरे साथ में अलग अलग क्षेत्र से स्वतंत्र भी चुन के आया, मेरे बीबी को भी चुन के लाया। मैं हाई कोर्ट में नौकरी करता था, मेरी घरवाली कारपोरेशन में नौकरी करती थी, दोनों नौकरी छोड़े। मेरे साथ में 25 साल में 7 कारपोरेटर अलग अलग चुन के आए और मैं अलग अलग क्षेत्र से चुन के आया और मैं 4 स्कूलें बनाया, मराठी, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, चारों स्कूलें 10वीं तक के और मेरिट आते बच्चे और देखने लायक स्कूलें हैं। 6 लाइब्रेरियाँ बनाया और लाइब्रेरियाँ बनाने के बाद में ऐसी नहीं छोड़ दिया मैंने, तो वहाँ पर फर्नीचर भी लाया, किताबें भी लाया। उत्तर नागपुर में? उत्तर नागपुर में। तो यानी आपका पूरा कार्य क्षेत्र उत्तर नागपुर रहा है? बिल्कुल। पर नागपुर की सारी समस्याओं को आप जानते हैं? नागपुर शहर के लोग कहीं कर भी आए कारपोरेशन के काम लेके तो मैं करता हूँ। एनआईटी डिसॉल्व हो गई थी, तो डिसॉल्व होने के बाद में कारपोरेशन में जब मर्ज हो गई तो लोगों को बहुत राहत की सांस मिली थी। लेकिन विद्यमान आमदार जो हमारे थे, उन्होंने पहले कैबिनेट में मंत्री होने के बाद उन्होंने एनआईटी डिसॉल्व कर दिया। तो दोनों तरफ से लफड़ा है लोगों को। जैसा 572 लेआउट है, 1900 लेआउट है, 2300 लेआउट है, 3000 लेआउट है, पूरे आउटर एरिया में वो त्रस्त है। एनआईटी पैसे ले लेती है और काम ही नहीं करती विकासात्मक। तो लोगों को बहुत दो बार डेवलपमेंट का, एक बार पैसे देना पड़ता और एक बार टैक्स देना पड़ता लोगों को। तो ऐसी दोहरी नीति होने के कारण अगर मैं चुन के आता तो मैं कारपोरेशन में मर्ज करने की कोशिश करूंगा एनआईटी। हम देखते हैं कि भारत के अंदर भी एक इलेक्शन वन नेशन की बात होती है, लेकिन अभी जो नगर सेवक लोकल बॉडी जिसको बोलते हैं नागपुर महानगर पालिका की, विगत कई वर्षों से इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और आप जो मुद्दे बता रहे हैं ये सारे नगर निकाय में और यानी जो लोकल बॉडी के मुद्दे होते हैं वो बता रहे हैं, लेकिन विधानसभा के जो मुद्दे हैं इसमें किस तरीके से रुचि रखते हैं आप? उत्तर नागपुर की जनता आपको क्यों चुने? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार है और मूलभूत अधिकार पुराने की जवाबदारी है महानगर पालिका की है। फिर भी नागपुर शहर में नागपुर सुधार बनने से और नागपुर महानगर पालिका है तो एक ही बॉडी रहना चाहिए, मैं इस मत का हूँ और मैं उसके लिए कोशिश करूंगा, दोहरी नीति नहीं अपनाने दूंगा। अच्छा, यानी ये दोहरा मापदंड की आप बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक ट्रेडिशन होता है, यानी जिस तरीके से राजा का बेटा राजा होता है, वैसा महाराष्ट्र में भी हम देखते हैं कि आमदार के बेटे आमदार होते हैं। पर आप एक ग्राउंड लेवल से आते हैं, आप शुरुआती दौर में एक जैसा एक कार्यकर्ता थे लोकल, फिर आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की। किस तरीके से उत्तर नागपुर को देखते हैं? वो एक इंडस्ट्रियल एरिया से भी सटा हुआ है, पर वहाँ पर नागपुर की सारी समस्या उत्तर नागपुर में है, तो किस तरीके से निवारण देखते हैं? पूरे भारतवर्ष में उत्तर नागपुर ऐसा पिछड़ा है, और भी तो होंगे बोलना। क्या वजह है पिछड़ने की? अरे जो जनप्रतिनिधि आते हैं चुन के, वो सोचते हैं कि पिछड़ा रहेगा तो हमको वोटिंग मिलेगी। जातिवाद वगैरह आप ऐसा सोचते हैं? जातिवाद नहीं है, वहां पर जो लोग चुनकर आते हैं उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती। आपको अभी बताया मैंने कि 4 स्कूलें, 2 दवाखाने और 6 लाइब्रेरियां बनाया, एक मसन घाट बनाया, नदी बहती है उसके पुलिया बनाया, 3-3 करोड़ रुपए का काम किया। मेरी इच्छा शक्ति है तो मैं काम करूंगा। पिछले विधायक ने
जो काम होते हैं उसको भी रोकने की कोशिश की है। बुधवार बाजार का रोड सीमेंट रोड बनाते करके बोले उन्होंने, मेरा डामर रोड मंजूर था, नहीं बनने दिया कमिश्नर को बुला के, म्यूनसिपल कमिश्नर को। तो इच्छा शक्ति रही तो बहुत काम कर सकते हैं, अथवा नहीं हो सकते। नारी इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ के पूरे रोड बना रहा हूँ, गटर लाइन वाटर लाइन भी डाल दिया और जलवाहिनी भी वाटर लाइन भी डाल दिया। पीली नदी इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी रोक के रखे, काम ही नहीं है। जाके देखो, पैदल नहीं चल सकते अपन, कोई मोटरसाइकिल लेके नहीं चल सकते। इंडस्ट्रियल एरिया उपलवाड़ी है, वहाँ भी वही चीज़ है। नागपुर शहर में बीच में हेवी व्हीकल का आरटीओ ला के रखे, जो कि आउटर एरिया में आरटीओ होना चाहिए, वाहन ठिकाना होना चाहिए रूल के हिसाब से, और वाहन ठिकाना होना चाहिए। शहर के अंदर में गाड़ियाँ जो चलती है तो लोगों को डर सा बना रहता है कि मेरा अपघात तो नहीं होगा। कल की बात बता रहा हूँ, आपने देखे होंगे कि कल आज के पेपर में न्यूज है, तथागत चौक पे एक्सीडेंट हो गया, एक बच्चा मर गया और 4 लोग घायल उत्तर नागपुर से लग के जो तो है। आपने देखे होंगे कि रोज ही एक्सीडेंट होते हैं। उसको रोक लगाने के लिए सिग्नल के ऊपर में कोई सिपाही नहीं रहते, और रहते तो फिर अलग साइड में रहते हैं। तो इसके ऊपर में पूरी नजर रहती है। ये जो नागपुर है ये डेवलप एरिया है, यहाँ से केंद्र में नितिन गडकरी जाते हैं, यहाँ से देवेंद्र फडणवीस है, नितिन राउत जी उत्तर नागपुर से एक तरीके से चुन के आए हैं, एक उनका ट्रेडिशन रहा है। बीजेपी के भी यहाँ से जो विधायक है वो चुन के गए हैं विधानसभा में, फिर भी उत्तर नागपुर पिछड़ा क्यों रह गया? क्योंकि बड़ी बड़ी समस्या की आप बात कर रहे हैं, रास्ते उत्तर नागपुर के अंदर में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित होने के लिए महादुला, कोराडी, नारा नारी और खसड़ा मसड़ा, भिलगांव, वांजरी वांजरा, ये सब काश्तकारों की जमीन एक्विजिशन की गई थी। अच्छा। वो काश्तकार बेचारे लंगलंग है, रोड पे घूम रहे हैं। अच्छा। और वो एक्विजिशन के माध्यम से ली हुई जमीन सरकार ने वो धीरे धीरे बिल्डरों को जा रही है, उनके ऊपर भी मेरा ध्यान है। आपने जमीन की बात की, नारा से लगा हुआ एक एरिया और है 130 एकड़ का पट्टा वहां पे है। भी एक लोगों ने एक तरीके से आंदोलन की भूमिका निभाई है, अभी भी चल रहा है, मैं वहां भी जाते रहता हूँ। वो भी आपके उत्तर नागपुर से लगा हुआ एरिया है। 130 एकड़ का पट्टा है, वो 156 एकड़ का पट्टा था, 130 एकड़ का पट्टा है। और क्या षड्यंत्र है, कैसा वो पार्क के लिए डीपी में आरक्षित है। 3 नंबर की और 7 नंबर की डीपी अगर देखते हो, डेवलपमेंट प्लान बोला जाता है, उसमें आरक्षित है। तो आरक्षित का यूजर चेंज ही नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को लगता है जो बड़े पैसे वाले हैं उन्होंने खरीदे है और रजिस्ट्रेशन करके 7/12 में भी नाम चढ़ा है और कर्जा भी लेके रखे। लेकिन हाई कोर्ट में पिटीशन डला है 2023 में। अच्छा, 2023 में, इसीलिए लोगों का जमावड़ा है जी। हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्या, बेरोजगारी की समस्या है। खासकर आपने एक तरीके से शमशान घाट की बात की, तो उत्तर नागपुर के ऑलमोस्ट शमशान घाट भी अगर से दूसरे नागपुर के एरिया में हम देखते हैं, दूसरी विधानसभा में देखते हैं, तो वहाँ पर डेवलप्ड है, पर वहाँ पर स्कूल या फिर कॉलेजेस या फिर रोजगारी के साधन, जो बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ रहा है, तो उत्तर नागपुर के आंकड़े एक तरीके से चौंकाने वाले हैं। तो इसका किस तरीके से निवारण देखते हैं आप? मैं देखो कोशिश करूंगा, जब इतनी कोशिश करते हुए इतना काम किया, आप भी जानते हैं और मेरे एरिया के लोग भी जाते हैं, सारे जाति धर्म के लोग वोट देते हैं अपने को। कांग्रेस वाले भी देते, बीजेपी वाले भी, शिवसेना वाले भी और वंचित वाले भी। जिनको मेरा काम पसंद है वो बराबर चुन के देते, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये कोशिश करूंगा कि सबसे अच्छा हॉस्पिटल कैसा बनेगा मेरे एरिया में। रतन टाटा जी का देहांत हो गया, लेकिन महानगर पालिका में 3 मंजिली इमारत के लिए उन्होंने कारपोरेशन के थ्रू पैसे दिए थे, प्रस्ताव भी मंजूर था, जगह भी मंजूर थी। लेकिन राजकारणी लोग जो है, दोनों बड़े पार्टियां के राजकारणी लोगों ने वो नहीं बनने दिए। और वैसा ही बाबा साहेब अम्बेडकर फुटबॉल एसोसिएशन को स्केटिंग ग्राउंड का दिया गया, उसकी भी लिटिगेशन मैंने डाला हूँ, वो भी कोर्ट मैटर है, चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा, लड़ झगड़ना पड़ा तो भी सरकार से लड़ झगड़ के बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए करके इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करूँगा। स्थानीय लोगों को नौकरी देने की कोशिश करूँगा, जो बरसों से रह रहे, जन्मजात रह रहे और 25 साल से रह रहे, वो बेरोजगारों को एक जगह लाने की कोशिश करूंगा। बाजार पेट अच्छा कैसा बनेगा, सरकारी ज़मीन है उत्तर नागपुर में बहुत जगह है, जब बिल्डर को मिल सकती है ज़मीन, तो बेरोजगारों के लिए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट करने के लिए मेरे को जो झगड़ा पड़ना पड़ेगा राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, वो मैं करूँगा। और वो मेरी आदत है लोगों के लिए काम करने की। अंत में मेरा सवाल रहेगा, आप लोगों के मुद्दे उठाते हैं और जब से आपने दावेदारी ठोकी है उत्तर नागपुर की, यानी एक तरीके से इलेक्शन में उतरने की आपने दावेदारी ठोकी है, तो एक तरीके से सुगबुगाहट, जिसको हलचल बोलते हैं, राजनीति में उत्तर नागपुर में देखने को मिलती है। कांग्रेस अपने उत्तर नागपुर के गुटबाजी से परेशान है, बीएसपी का एक एंगल है,
बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट में पत्ता नहीं खोला है, बाद में अपक्ष है, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि कौन सी पार्टी की तरफ जाएंगे? अगर से किसी पार्टी में जगह नहीं मिले तो आपका क्या रणनीति होगा? आपको भी मालूम है नेशनलाइज 3 ही पार्टी है, एक है कांग्रेस, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी है और तीसरी बहुजन समाज पार्टी है। तो एक पार्टी ने अपना पुराना वाला, मैंने अभी जो रूलिंग में आमदार है उनको दे दी है, उनका नाम घोषित हो गया, 2 ही बची है, तो 2 बची है। तो जनता ने मेरे को अभी जैसा आपके माध्यम से मेरा पूरा टेलीकास्ट चालू है, तो टेलीकास्ट के माध्यम से जो लोगों को मेरे को सूचना देना होंगे तो मेरा व्हाट्सअप चालू है 9673993114, उस पर आप अगर सूचना देते हैं और वो सूचना का मैं पालन करूँगा। मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, भारतीय संविधान में वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, तो उसका इस्तेमाल हमारी जनता बहुत अच्छे से करेंगी। मैं आज़ाद भी खड़ा रह सकता हूँ, ये मेरी पूरी की पूरी संभावना है और ईमानदारी से काम करने की संभावना आपको मालूम है। हम बात कर रहे थे मनोज सांगोड़े साहब से, जो उत्तर नागपुर, खासकर जो उत्तर नागपुर की विधानसभा है, इसमें तकरीबन 3 दशक से राजनीति में अग्रसर है और उत्तर नागपुर की हर समस्या को ग्राउंड के आधार पर बेबाकी से वो बता रहे थे। अभी आने वाले वक्त में नागपुर की जो एक पॉलिटिक्स है, साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, इसमें किस तरीके से फेरबदल होता है, हम कंटिन्यू आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए आवाज़ से। धन्यवाद। जय भीम।